गुड इवनिंग प्रांजल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग उत्सव। चलिए, नमस्ते बेटा, नमस्ते उत्सव, नम्या, गुड इवनिंग बच्चे। चलिए फटाफट आते जाएंगे और अब हम इस साल की आखिरी क्लास की शुरुआत करेंगे आज। द लास्ट क्लास ऑफ द ईयर इज अबाउट टू बिगिन। ओके, गुड इवनिंग मुकुल। अच्छा, आते जाओ। आज तो क्लास 12th की डेट शीट आ गई, 10th और 12th की। बट ध्यान रखना, आप 11th वाले बच्चों का उस डेट शीट से कुछ लेना देना नहीं होगा। आपके होम एग्जाम होते हैं, तो अगर कहीं कोई बच्चा इस बात को सोचेगा कि अ, उसी डेट शीट से बात बनेगी, नहीं, आपकी डेट शीट तो सेपरेट रहेगी स्कूल के विद रिस्पेक्ट। तो अगर 2020 में कोई आखिरी वहम दिमाग में था तो उसको जरूर दूर कर लेना, क्योंकि आपकी डेट शीट आपके स्कूल के कैलेंडर के हिसाब से ही रहेगी। अच्छा, चलो मुझे सबसे पहले ये बताएं, चैप्टर नंबर 1 के पेपर आपके चेक होने के लिए जा चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक मेरे पास आएंगे, आपको सेंड कर दिए जाएंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में से एवोगैड्रो लॉ या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, क्या ये आप बच्चों को याद है? एवोगैड्रो लॉ और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो ये कहता था, इक्वल वॉल्यूम of all the gases consist of equal number of molecule। आपने उस छोटे से लॉ को ध्यान रखना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना। और एक मैंने न्यूमेरिकल्स का लास्ट लेक्चर जो सम बेसिक कंसेप्ट में आप बच्चों को सेंड कर रखा है, लास्ट लेक्चर, उस लेक्चर को भी आपने न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कर लेना है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो वहां फिनिश हो जाएगा, अच्छे से खत्म हो जाएगा। एग्जाम के लिए इन्हीं चीजों की तैयारी आपको करनी है। आज हम बेसिकली सेकंड चैप्टर यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत करेंगे और इसमें से क्या क्या चीजें कॉम्पिटिटिव या स्कूल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसके बारे में साथ के साथ बात करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, जहां तक इस चैप्टर का आइडिया है, आप में से बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर के बारे में काफी सारी चीजें लोअर क्लासेस से पढ़ते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि काफी चीजें याद भी होंगी आपको। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि सब एटॉमिक पार्टिकल किसे कहा जाता है? चैट में जल्दी से बताना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल? इसका मीनिंग क्या होता है? फिर हम आगे देखो, आज हमने ना इस चैप्टर के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज, कुछ बेसिक बातें यहाँ पर सीखनी है, ताकि हम और चीजों को अच्छे से बता पाएं। तो मैंने कहा सब एटॉमिक पार्टिकल। मनस्वी, आपने कहा फंडामेंटल पार्टिकल। चलो मनस्वी, आप मुझे फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बताओ। कौशल, ठीक है। देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल, अब कौशल ने और नम्या ने जो बात बताई है वो कुछ एग्जाम्पल हैं सब एटॉमिक पार्टिकल के, मेजर एग्जाम्पल हैं जिनको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अदरवाइज सब एटॉमिक पार्टिकल का मीनिंग क्या हुआ कि ऐसे पार्टिकल जिनसे मिलके एटम बना है उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। एक्चुअल में इनका नंबर 36 से ऊपर है, 36 से ज्यादा तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं जिनसे मिलके एटम बना होता है। लेकिन वो हमारा एरिया ऑफ स्टडी नहीं है, क्योंकि मिजोन्स वगैरह के बारे में हमें नहीं जानना। वो आप हायर लेवल पे, रिसर्च लेवल पे उसके बारे में पढ़ते हो। हाँ, आप बच्चों ने जो कहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम कहेंगे दीज आर सम ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल, इनको कहा जाता है। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल? भूवी, आपने जो सब एटॉमिक पार्टिकल कहा ना, बात बिल्कुल ठीक है, और बेटर वे में मैंने आपको बता दिया कि वो पार्टिकल जिनसे मिलके एटम बना होता है। अब मेरा सवाल है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल? मनस्वी, ये जवाब पूरी तरह से ठीक नहीं है। हाँ प्रांजल, द आंसर इज करेक्ट। और कोई बच्चे बताओ, क्योंकि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज अगर हम भूल गए तो गड़बड़ होंगी। मैंने पूछा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। एक ही जवाब मेरे पास ठीक आया अभी तक, देखो प्रांजल का, बाकी जवाब गलत आए हैं।
और बाकी बच्चे अब देखो किस तरह से बताएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? इतनी देर में तो बच्चे नेट पे भी सर्च कर लेते हैं। 2020 ने ना बच्चों को ये चीज भी बहुत अच्छे से सिखाई है। प्रभु ऐसे नहीं बोलेंगे बेटा, नो नो प्रभु, दिस आंसर इज नॉट एग्जैक्ट बेटा, थोड़ा सा और देखो, करेक्ट करो। फंडामेंटल पार्टिकल का मीनिंग, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एक ऐसा पार्टिकल जो फर्दर नहीं छोटे पार्टिकल में तोड़ा जा सकता, उसे फंडामेंटल पार्टिकल कहा जाता है। और केमिस्ट्री में हम तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तीन फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में बात करते हैं। तो आप याद रखना, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट उसे कहा जाता है। मनस्वी, पता है क्या होता है बेटा, बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब पता है मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक एटम और मॉलिक्यूल है, आप उसको तोड़ सकते हो। तो ये शब्द ना यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, अच्छा होगा। अच्छा, मुझे अगली चीज बताओ, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट एंड मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर की कई डेफिनेशन होती हैं। अब आप में से देखो कितने बच्चे एग्जैक्ट डेफिनेशन को जानते हैं। एटॉमिक नंबर, नम्या, ठीक है जवाब, करेक्ट, इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। अनदर वन, आपके बच्चे बताओ। देखो कितने सारे, अब छोटी छोटी क्लासेस पढ़ते हैं ना, मैंने कहा ना, कभी भी एक्सप्रेस करने से पीछे मत हटो। कौशल, बिल्कुल सही जवाब। कपिल, करेक्ट। प्रांजल, करेक्ट, बिल्कुल सही। तो एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम इट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक नंबर, अगर आप ये कहते हैं इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इतनी प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है। प्रिसाइज डेफिनेशन है इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आप कह सकते हो न्यूट्रल एटम के केस में इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के भी बराबर होता है। अगर मैं आपसे कहूं क्लास 11th के लेवल पे पार्ट्स ऑफ एटम, एटम के कितने पार्ट होते हैं? क्योंकि पता है 9th में आपने मॉडल ऑफ एटम पढ़ रखे हैं, अब वो 11th के सिलेबस में नहीं है। पहले 11th में भी हुआ करते थे, अब नहीं है। अब कुछ डायरेक्ट बातें याद रखनी है। पार्ट्स ऑफ एटम, एटम के दो पार्ट होते हैं। एक सेंट्रल पार्ट जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है, और एक न्यूक्लियस के अलावा पार्ट जिसे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा जाता है। सो वी कैन से हमारे पास एटम के दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बहुत हल्के हैं, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं जो कि हैवी पार्टिकल होते हैं। न्यूट्रॉन पे चार्ज 0 होता है और प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होता है। अब मेरा सवाल आपसे ये आता है, भाई ये बताओ, एटम पे चार्ज क्या होता है? एटम पे चार्ज क्या होता है? तो आपका जवाब क्या होगा? न्यूट्रल, क्योंकि एटम में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एटम हुआ न्यूट्रल। लेकिन आपको एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? तो हम देख सकते हैं कि अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को इग्नोर करें तो न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो एटम के दो पार्ट हो गए, पॉजिटिवली चार्ज सेंटर जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, बहुत लाइटर होते हैं, इनके मास को हम जनरली इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं एटम का एंटायर मास कहाँ है? न्यूक्लियस में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, न्यूक्लियस प्लस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो यहां पर एक लाइन हमेशा से इस्तेमाल की जाती है कि न्यूक्लियस में एटम का मैक्सिमम वजन होता है
मैक्सिमम वजन न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेग्लेजिबल होते हैं, उसे नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। द एंटायर मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपका जवाब क्या होगा? इन न्यूक्लियस। ये जो ऐसे बेटा पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को आपको लर्न करना होगा, याद रखना होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता हूं एटॉमिक नंबर, तो आपको पता होना चाहिए Z से इसको रिप्रेजेंट किया, और ये किसके बराबर हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हुआ। एंड इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम दिस इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये बताओ मास नंबर, मास नंबर, मुझे मास नंबर का सिंबल बताओ, और ये किसके बराबर होता है ये बताओ। मास नंबर और मास नंबर का सिंबल, हाँ ठीक है। जवाब आ रहे हैं मास नंबर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब पता है, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में रहता है कि एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात है। क्या एटॉमिक मास और मास नंबर एक ही बात है? नहीं। मास नंबर एक नंबर है। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। कितने न्यूट्रॉन कितने प्रोटॉन। और एटॉमिक मास इनके मासेस का सम है। एटॉमिक मास इनके मासेस का सम है। जैसे सपोज दो बच्चे हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, तो 1 + 1 कितना हो गया? 2। अब इनके वजन का जो सम होगा वो एटॉमिक मास कहलाया जाता है। तो एटॉमिक मास डिफरेंट चीज है, मास नंबर डिफरेंट चीज है। कई बार टेक्निकली हम इन दोनों को ऑलमोस्ट एक जैसा मानते हैं, लेकिन 11th में आके आपने इस बात को समझ लेना है कि मास नंबर इज डिफरेंट, एटॉमिक मास इज डिफरेंट। मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता, क्योंकि नंबर है ये तो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब ये फ्रैक्शन में होगा ही नहीं, बट एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है। जैसे आप क्लोरीन के बारे में जानते हो, 35.5 होता है। ऐसे ही ऑक्सीजन में 15.999 समथिंग होता है। सो वी कैन से एटॉमिक मास फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन मास नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो ये एटॉमिक मास और मास नंबर के बीच का डिफरेंस, ये बिल्कुल इस चैप्टर की शुरुआत से ही आपको लर्न करना है, आपको याद रखना है। अब इस पूरे चैप्टर में ये कुछ बातें याद रखना, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गिवन है। अब इनका मास, यहां पर मास ग्राम में दिया हुआ है। मैं कहूंगा आप इस मास को किलोग्राम में याद रखो। किलोग्राम। ग्राम में इलेक्ट्रॉन का मास 9.11 इंटू 10⁻⁻28, और किलोग्राम में 9.11 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्योंकि ये वैल्यूज आपको दी नहीं जाएंगी, ये वैल्यूज आपको याद रखनी होगी। मास ऑफ प्रोटॉन आपको 1.6726 इंटू 10⁻⁻24, और किलोग्राम में अगर आप इसको याद रखोगे तो 10⁻⁻27 किलोग्राम, ये 1 AMU की वैल्यू भी होती है। तो 1 AMU कह लो या मास ऑफ प्रोटॉन कह लो, सेम वैल्यू, इन दोनों की सेम वैल्यू होगी। और ये आपने किलोग्राम में मेनली याद रखना, क्योंकि ग्राम किलोग्राम में कई बार ना कंफ्यूजन हो जाता है। आप किलोग्राम में याद रखो। और न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट प्रोटॉन के मास के बराबर है। अगर पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक लेते हैं तो दोनों का मास सेम है। तो जो प्रोटॉन का है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में आप वही चीज इनके लिए भी, न्यूट्रॉन के लिए भी याद रख सकते हैं। वही चीज वहां पर याद हो जाएगी। अच्छा, अब एक चीज याद रखो, एक ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बट पता नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्यों इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। विच इज द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल? विच इज द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी जवाब दे दो। विच इज द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल? देखते हैं आप बच्चों के जवाब क्या आते हैं। हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। कौशल करेक्ट आंसर। प्रांजल करेक्ट। मनस्वी ध्यान से देखो बेटा, सामने टेबल में आपको मार्क्स दिया गया है। रीवा करेक्ट। मुकुल अगेन रॉन्ग बेटा, ध्यान से। उत्सव करेक्ट, करेक्ट आंसर। प्रभु करेक्ट, बिल्कुल सही। और बच्चे बताओ, देखो टेबल सामने है।
आपके पास मास दिया गया है। छवि बिल्कुल करेक्ट है बेटा। नहीं, छवि चेक इट अगेन। नम्या क्या कह रहे हो नम्या? ये तो 2020 का सबसे बड़ा मजाक हो जाएगा। ध्यान से देखो वैल्यू को। मनस्वी करेक्ट, अब करेक्ट है। शाहिद गलत है बेटा। शाहिद चेक इट अगेन। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि मुकुल गलत है। अब मुकुल एक ही ऑप्शन बचेगा आपके पास तो। उत्सव वो हम मिजॉन्स में बाद में बनाते हैं बेटा। वो पता है क्या होता है? एक मिजॉन्स का कंसेप्ट आता है। वहां हम कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं, ये हम कह सकते हैं। शुभम आंसर नहीं है सही। हर्षित का आंसर सही नहीं है। और छवि का जवाब अब सही है। नम्या का जवाब अब सही है। देखो यहां पर साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन 10 रेज टू दी पावर -28 में है, जो कि -28 बहुत कम हो जाएगा। हाँ, ऑनलाइन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 10 रेज टू दी पावर -24 है। आप ये देख सकते हो। अब इनमें भी आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन 1.6749 और प्रोटॉन 1.6726। तो वी कैन से कि मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। ये आपका जवाब होगा। ठीक है ना? टेक्निकली हम कई बार कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन ये मिलके न्यूट्रॉन बनाते हैं। तो आप यहां से भी इस बात को आगे याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ, प्रोटॉन पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हुआ, न्यूट्रल एन फॉर न्यूट्रॉन। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका वजन ज्यादा होगा। ये याद रखने के लिए आप इस बात को यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, ये वेट याद होना चाहिए। स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। अब देखो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में से एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। अब यहां पर आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 1, नॉट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी जो बच्चा बता सकता है बताए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। विच विल टुगेदर वेट 1 ग्राम। अब आपने मोल कंसेप्ट भी अभी भी पढ़ा है। इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन है। कितने इलेक्ट्रॉन का वजन 1 ग्राम होगा, ये आपको बताना है। कितने इलेक्ट्रॉन का वजन टोटल 1 ग्राम होगा। एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। क्योंकि अब हमें ना आगे के जो चैप्टर हैं वो सभी एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके हिसाब से भी करने हैं। ठीक है, ये प्रभु का जवाब आ गया मेरे पास। नाउ लेट्स सी क्या जवाब होता है, सही है या नहीं है, वो बताते हैं अभी। प्रभु जो 10 रेज टू दी पावर है, हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। 10 रेज टू दी पावर का थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, प्रांजल ध्यान से बेटा जरा इसको दोबारा से देखो। ये आपको जो एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन, आप इस तरह से करो 9.11 इंटू 10 रेज टू द पावर -28 ग्राम इज द वेट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन का वेट होता है। सो 1 ग्राम विल बी द वेट ऑफ 1 अपॉन 9.11 into 10 raised to the power -28, या 9.11 10 raised to the power 28 ये हो जाएगा। या जब आप इसको सॉल्व करते हो 0.109 into 10 raised to the power 28 या 1.09 into 10 raised to the power 27 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। हाँ, भूवी का जवाब भी सही आ गया, उत्सव का भी सही आ गया, नम्या का भी सही, रीवा भी सही, अरे इतने जवाब सही आ गए, शाहिद का भी सही। ठीक है ना? अब जो बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट में थे वो जरा इस क्वेश्चन को ठीक कर लें। क्योंकि हमने कहा ना कि जो छोटी मोटी चीजें ना, कई बार छोटी छोटी चीजें हमारी आंखों से निकल जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, हमें उनको ध्यान में रखना होता है। तो इस तरह से आपने याद रख लिया। मास और
1 ग्राम में कितने होंगे वो हमने किया। सेकंड क्वेश्चन को आप अपने आप ट्राई करना और सेकंड क्वेश्चन हम आपसे बाद में टेस्ट में उस दौरान आपसे पूछ सकते हैं। अच्छा चलो, ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इस एनसीईआरटी के क्वेश्चन में मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताओ और देखो मोल कंसेप्ट से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। वहां पर भी मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था एक बार। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। मीथेन जानते हो ना, CH4। यहाँ ये पूछा गया कि 1 मोल मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आपको बताना है। जल्दी से कैलकुलेशन करो। नम्या का जवाब, नम्या इसे 2020 के ऊपर हम डाल देंगे कि ये 2020 की एक छोटी सी मिस्टेक है आपका आंसर। चलो, जवाब गलत है, अगले पे चलो, ट्राई करो। ध्यान से क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ो आप, ध्यान से, फिर जवाब दो, जल्दबाजी नहीं बेटा। ट्राई करो। हाँ, शाहिद का जवाब ठीक जवाब है, करेक्ट। रीवा बिल्कुल सही, करेक्ट बेटा, दोनों बच्चों का जवाब सही। और प्रांजल आज देखो क्या खाया था, आज बॉर्नवीटा ज्यादा पीना पड़ेगा बच्चे, आज थोड़ा सा बॉर्नवीटा एक्स्ट्रा पियो। गलत जवाब है ये। ओके, और कौशल ये जवाब किस तरह से आया जरा ये देखना पड़ेगा। भुवी करेक्ट आंसर, हाँ अब देखो करेक्ट आया ना। उत्सव थोड़ी सी प्रॉब्लम है बेटा इस आंसर में, चेक इट अगेन, इसको अगेन चेक करें, रीचेक करें। शुभम नहीं बेटा, ये नहीं है सही, करो ट्राई, क्योंकि जब तक आपका दिमाग नहीं घूमेगा। मनस्वी 10 रेज़ टू द पावर में मिस्टेक है। नम्या करेक्ट आंसर था आपका, हाँ ठीक है, और मनस्वी पावर में प्रॉब्लम है, आपको भी पावर बढ़ानी पड़ेगी, या तो बॉर्नवीटा पीना पड़ेगा। और कोई बच्चा जवाब, देखो 1 मोल ऑफ मीथेन कहा है। अब मोल कंसेप्ट में आप जानते हो कि 1 मोल में 6.02 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मीथेन के मॉलिक्यूल होंगे। हाँ मनस्वी, अब जवाब ठीक है। तो 1 मोल में इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक मीथेन, कार्बन में हुए 6 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में हुए 4, यानी 10 इलेक्ट्रॉन। सो वी कैन से 1 मीथेन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल का मतलब एवोगैड्रो नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6.02 into 10 raised to the power 23 into 10, so this is 6.02 into 10 raised to the power 24, ये हमारा जवाब यहां बनेगा। कौशल अब देख लो आप इस आंसर को, ये आंसर आपका होना चाहिए। शुभम आप भी इस आंसर को चेक करो बेटा, ठीक है ना। सो यहां पर हमने कहा कि एक मीथेन में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने मीथेन में कितने होंगे, ये जवाब बनेगा। अच्छा, उसके बाद आप यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी दिया गया है। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर सॉल्व कर सकते हो तो बताओ फटाफट। फाइंड आउट टोटल नंबर एंड टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, अगर बता सकते हो तो इसको सॉल्व करो। 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 आपको गिवन है, 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 आपको दिया गया है। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो साथ के साथ और बताना मुझे जवाब, क्या जवाब आता है इस क्वेश्चन के अंदर, फटाफट। टोटल नंबर ऑफ and total mass of neutron in 7 milligram of C14। रीवा ने जवाब बताया तो है, अब देखते हैं जवाब सही है या नहीं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास, कार्बन का मास मिलीग्राम में दिया हुआ है, पहले उसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो और इसमें नंबर ऑफ कार्बन निकाल लो कितने होंगे। मैं याद दिला दूं, वेट इन ग्राम
ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इस फार्मूले की हेल्प से नंबर ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट होंगे। तो पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम आएंगे, तभी आप न्यूट्रॉन को बताओगे। अब शुभम का जो जवाब है और शाहिद का जवाब है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। अभी देखते हैं कौन सा जवाब यहाँ पर बढ़िया होता है। तो वेट 7 मिलीग्राम है, मिलीग्राम को ग्राम में 10⁻⁻³ और इसका एटॉमिक मास 14, क्योंकि C14 दिया है ना, तो इतना ही मानेंगे। 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन। देखो नॉर्मल कार्बन C12 होता है, लेकिन यहाँ C14 कहा है, तो उस बात को भूलना नहीं, C14 है ये। तो इसको सॉल्व करो, 7 इंटू 6.02 डिवाइडेड बाय 14 और ये सॉल्व करके आएगा 3.01 इंटू 10⁻20 कार्बन 14 हमारे पास है। हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻20 एटम्स हैं कार्बन 14 के, ये हमने देखा। नाउ आई कैन से 1 कार्बन 14 कंसिस्ट ऑफ, अब इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रॉन तो जानते हो, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास नंबर 14 दिया है, तो 1 कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। सो 3.01 इंटू 10⁻20 में कितने होंगे? 8 इंटू 3.01 इंटू 10⁻20। सो वी कैन से ये आपके पास सॉल्व करके आपका जवाब यहाँ पर आ जाएगा। सो वी कैन से कितने हो गए ये? दीज आर 24.08 24.08 इंटू 10⁻20 न्यूट्रॉन्स आपके पास प्रेजेंट हैं। इतने न्यूट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो इस बात को ध्यान से, पावर्स का थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ बच्चों की कुछ पावर में मिस्टेक आई है, सभी बच्चे देख लेना इसको ध्यान से। कितना रहा आपके पास? इतना था, और ये इस तरह से सॉल्व होके ये जवाब यहाँ पर बन रहा है, तो इसको याद रखो। फिर अगला यहाँ पूछा गया टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। टोटल मास, अब हम जानते हैं 1 न्यूट्रॉन वेट्स। अब एक न्यूट्रॉन का वेट दिया गया है आपको 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ दिए गए हैं 24.08 इंटू 10⁻20। कितना होगा? बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। सो मल्टीप्लाई बाय इतना, और ये आपका सॉल्व करके कितना आता है ये हम देखते हैं। सो 24.08 और इंटू 1.675 और ये इतना हुआ, दिस इज 40.334 इंटू 10⁻⁻7 किलोग्राम। यहाँ पर ये जवाब हमारे पास आता है। कई बच्चों ने जो -6 में लिखा है, ठीक है, वो 4 पॉइंट समथिंग करके लिखा, तो उसको सही मान लेंगे। तो इस बात को अच्छे से समझो, क्योंकि ये वो 2 क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाते हैं। ये वो 2 क्वेश्चन हैं जो अभी आपने 2 इस पे किए और एक जो पिछला क्वेश्चन किया वो आपके एग्जाम के लायक होते हैं। एमसीक्यूज में भी ये पूछे जाते हैं। देखो एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ना ये मत समझना कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम के लिए है। वो एक्सरसाइज आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है। इन टाइप के क्वेश्चंस की फॉर्म में वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम, ये शब्द शायद आपने सुना होगा। रदरफोर्ड मॉडल एटम को हम प्लेनेटरी मॉडल कहते हैं। प्लेनेटरी मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटम के हिसाब से, हाँ उत्सव जी और नीट दोनों में ही बेटा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको अच्छे से करें। देखो एटम के मॉडल को प्लेनेटरी मॉडल कहा जाता है। अब कोई आपसे पूछे कि भाई प्लेनेटरी मॉडल क्यों कहते हैं, तो इसका जवाब क्या होगा? जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है, सन है, सन के चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं, उसी तरह से हम ये मानते हैं
कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और इसी वजह से इसे प्लेनेटरी मॉडल कहा जाता है। प्लेनेटरी मॉडल। अब यहां पर एक बात और समझना, जैसे हमारा सन होता है ना, कई बार पुरानी कहानियां मानते हैं कि सूरज अपनी जगह लगातार घूमता रहता है, लगातार घूमता रहता है और उसके चारों तरफ प्लेनेट घूमते हैं। अब हमारी अर्थ है, अब हमारी अर्थ के मोशन को समझना। हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती होता है ना, कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूमती है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट कुछ होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी घूमता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी घूमता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसे ऑर्बिट मोशन कहते हैं और अपने एक्सिस पे घूमता है, उसे एक्सियल मोशन कहा जाता है। ऑर्बिट मोशन, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूम रहा है, उसे एक्सियल मोशन के नाम से पहचाना जाता है। ठीक है। अब मैं दो शब्द यहां पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। पहला शब्द आता है बोसोन। आपने वीडियो लेक्चर कोर्स में शायद इन शब्दों को ना भी पढ़ा हो, तो इनकी डेफिनेशन नोट करना। बोसॉन्स एंड फर्मियंस, ये दो शब्द आपने आज याद रखने हैं। बोसॉन का मतलब ये होता है कि ऐसे पार्टिकल जो अपने एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन लेते हैं, अपने एक्सिस पे आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अपने एक्सिस पे। अब मेरे हाथ में पेन है, मैं इसको अपने एक्सिस पे घुमा दूं, ये अपने एक्सिस पे एक पूरा रोटेशन ले रहा है। आप कहीं पर खड़े हो और वहीं पर घूमना शुरू कर देते हो, पूरा रोटेशन लेते हो। अगर आप पूरा रोटेशन लेते हो तो उस चीज को बोसॉन कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज बोसॉन। एग्जाम्पल में देखो आपको दिया गया है, अर्थ हो गया। अर्थ आप जानते हैं, अर्थ अपने एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। आप जानते हैं, अगर कोई सब्सटेंस पूरा रोटेशन क्लॉकवाइज लेता है तो उसकी स्पिन वैल्यू +1। अभी दो शब्द और याद रखना, स्पिन वैल्यू +1 -1। स्पिन वैल्यू +1 का मतलब कंप्लीट रोटेशन, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो -1। तो अगर कोई सब्सटेंस क्लॉकवाइज कंप्लीट रोटेशन लेता है तो उसकी वैल्यू +1 स्पिन वैल्यू, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट रोटेशन लेता है तो उसकी स्पिन वैल्यू -1 यहां कंसीडर की जाएगी। यहां स्पिन वैल्यू को माइनस में आपने कंसीडर करना होगा। आपने क्वांटम नंबर पढ़े हैं, क्वांटम नंबर में याद करो, स्पिन क्वांटम नंबर +½ -½ हुआ करते थे। तो प्लस का मतलब क्लॉकवाइज और माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारी अर्थ क्लॉकवाइज घूमती तो उसका स्पिन वैल्यू +1, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती तो स्पिन वैल्यू -1। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज फर्मियंस। फर्मियन। अब फर्मियन शब्द का मतलब ऐसा पार्टिकल या ऐसा सब्सटेंस जो अपने एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन नहीं लेता, जो अपने एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन नहीं लेता। जैसे देखो, आधा क्लॉक आधा एंटी क्लॉक, आधा क्लॉक आधा एंटी क्लॉक, डमरू हो जाते हैं ना, वो ऐसे आधा आधा, आधा क्लॉक आधा एंटी क्लॉक। तो ऐसा सब्सटेंस जो अपने एक्सिस पे पूरा नहीं घूमता, उसे हम फर्मियन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई सब्सटेंस आधा क्लॉकवाइज घूमता है तो उसकी स्पिन वैल्यू +½ और आधा एंटी क्लॉकवाइज तो स्पिन वैल्यू -½ अब शायद याद आ जाए, स्पिन क्वांटम नंबर +½ -½ ही क्यों होते हैं। जवाब यहां से है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन आधा क्लॉक और आधा एंटी क्लॉक घूमता है, इस वजह से ये वैल्यू +½ -½ कहलाई जाती है। +½ -½ इस वैल्यू को याद रखना। दोनों डेफिनेशन अच्छे से समझना। देखो, अब जो समझोगे वो आगे तक आपको बहुत काम आएगा, तो ये समझना, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस चैप्टर में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अच्छा,
अब यहां पर बात करेंगे दो और डेफिनेशन, ऑर्थोमोलिक्यूल और पैरामोलिक्यूल। कई बार शब्द आता है व्हाट इज मेंट बाय ऑर्थो हाइड्रोजन, पैरा हाइड्रोजन, तो बच्चों के दिमाग में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। वहां बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन होती है, बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन। लेकिन यहां मैंने कहा ऑर्थोमोलिक्यूल और पैरामोलिक्यूल। एग्जाम में कह सकते हैं भाई ऑर्थो हाइड्रोजन क्या होते हैं, पैरा हाइड्रोजन क्या होते हैं, ऑर्थो ऑक्सीजन क्या होते हैं, पैरा ऑक्सीजन क्या होते हैं। तो यहां पहली डेफिनेशन है ऑर्थो। देखो अभी मैंने क्या बताया, जैसे मैं कहता हूं हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज H2, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी दो हाइड्रोजन के एटम होंगे हमारे पास, दो हाइड्रोजन के एटम होंगे। अब एटम में क्या होता है, न्यूक्लियस अपने एक्सिस पे घूमते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों एटम के न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन में घूमते हैं, अगर किसी मॉलिक्यूल में दोनों एटम के न्यूक्लियस सेम डायरेक्शन, जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो H और H से मिलके बना है, अगर इस बॉन्डेड एटम के अंदर दोनों के न्यूक्लियस आइदर क्लॉक और एंटी क्लॉक, मतलब दोनों का रोटेशन सेम डायरेक्शन में अगर है, तो इसे ऑर्थो मॉलिक्यूल कहा जाता है। मॉलिक्यूल इन विच न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स स्पिन्स इन सेम डायरेक्शन। और अगर मैं कहूं कि दो एटम हैं और उनके न्यूक्लियाई ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक का क्लॉकवाइज और एक का एंटी क्लॉकवाइज, इसे पैरा मॉलिक्यूल कहेंगे, पैरा मॉलिक्यूल कहा जाएगा। तो आपके एग्जाम का क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय, व्हाट इज मेंट बाय ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। और ये क्वेश्चन इस चैप्टर में भी आता है और हाइड्रोजन चैप्टर में भी आपसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यहां से याद रखेंगे, ऑर्थो हाइड्रोजन किसे कहते हैं और पैरा हाइड्रोजन किसे कहा जाता है, आप इस बात को याद रखेंगे। चलो अब लास्ट में जल्दी से इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर हम देखते हैं क्या होंगे। इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो आज हमने शुरुआत में किए थे ना, अभी लास्ट में कर रहे हैं। आप जल्दी से, ये 6 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, इनके मुझे आंसर फटाफट 1 मिनट के अंदर लिख के बता दो। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये। नेम द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, ये तो सभी को याद होगा, फंडामेंटल पार्टिकल। वैसे तो टोटल 36 होते हैं, लेकिन आपके लेवल पे तो हम 3 ही मानेंगे, केमिस्ट्री में 3 ही मानेंगे। प्रभु ऐसे नहीं बोलना बेटा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पार्टिकल थोड़ी है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट तो स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाँ, अब जवाब सही आ रहे हैं बच्चों के, बिल्कुल सही। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये पार्टिकल ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज एन एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा मैं यहाँ पर, मैं सिंपल ये पूछ रहा हूँ कि भाई एटम के अंदर जो एटॉमिक मास मानते हैं वो क्या है। हाँ बिल्कुल सही जवाब बच्चों, मनस्वी का भी। और प्रभु थोड़ा सा ध्यान से बेटा इसके अंदर, हाँ उत्सव का जवाब भी बिल्कुल ठीक आ गया। सो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मेनली, वैसे तो एक्चुअल टर्म तो होनी चाहिए कि न्यूट्रॉन का भी, प्रोटॉन का भी, इलेक्ट्रॉन का भी। इलेक्ट्रॉन नेग्लेजिबल होते हैं तो हम जनरली उसको निग्लेक्ट कर देते हैं, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये रहेगा। अगला एटॉमिक नंबर, हाँ भूवी का जवाब ठीक है और उत्सव बिल्कुल ठीक है, सभी बच्चे करेक्ट। आदित्य मैंने आज ही बताया था बेटा कि एक्चुअल डेफिनेशन है नंबर ऑफ प्रोटॉन, but in case of neutral atom we can say it is equal to number of electron, but whenever आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है then you will say it is equal to number of proton, that will be the more correct answer, आपके मार्क डिडक्ट नहीं होंगे। What are neutrons, चलो इसकी डेफिनेशन छोड़ो, ये तो लोअर क्लासेस में, क्योंकि अभी डेफिनेशन सिलेबस में है भी नहीं। न्यूट्रल फंडामेंटल पार्टिकल ये जनरली कहा जाता था, तो इसको छोड़ो। अच्छा, नेम द पार्टिकल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में कौन कौन होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड व्हाट आर द न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियंस कौन, न्यूक्लियस वासी, न्यूक्लियस में रहने वाले कहते हैं ना, उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। और वो भी कौन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इस पॉइंट को अच्छे से समझना। देखो आज हमने इस लेक्चर में
कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को, बेसिक बातों को, लेकिन इनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन, एमसीक्यूज में एक नॉलेज बिल्डिंग के लिए ये चीजें जानना जरूरी था, इसके बारे में आना था, ठीक है ना। और अब मिलेंगे। अच्छा, अब कल तो हैप्पी वाला न्यू ईयर हो गया, हैप्पी वाला न्यू ईयर हो गया ना, तो कल क्लास नहीं, कल आपकी छुट्टी रहेगी। अब हम मिलेंगे मंडे को, और मंडे को इस चैप्टर में आगे के कंसेप्ट आपको जो करना होगा मैं व्हाट्सएप के अंदर बता दूंगा। प्रांजल, आपने जो क्वेश्चन पूछना है आप व्हाट्सएप पे भेज दो बेटा, मैं वहां पर उसका जवाब दूंगा, क्योंकि अब क्लास 12th का टाइम हो गया है। ठीक है बेटा, 11th के बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। प्रणाम किया था उत्सव, देखा आज सारे जवाब सही हैं उत्सव के। हाँ, हैप्पी न्यू ईयर मेरे बच्चों, शाबाश, खुश रहो, आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, मंगलमय हो। हाँ, बाकी की जो विशेष है ना हम व्हाट्सएप पे लेंगे, ठीक है ना। ओके, ओके, बाय बाय बच्चों, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चलो मीटिंग लीव कर दो बेटा, अब 12th का टाइम हो जाएगा। गुड नाइट बच्चों, शाबाश, हैप्पी न्यू ईयर बच्चों। बाकी मैंने कहा ना व्हाट्सएप पे ना अच्छे-अच्छे फ़ोटो बना के उनके हम मैसेज फॉरवर्ड मत करना, उसको अपना अच्छा-सा मैसेज बना के भेजना, ठीक है ना? ओके सृष्टि, हैप्पी न्यू ईयर बेटा।